आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। रेड ब्लड ट्यूब। लैब टेक्नीशियन, पीएमएलटी स्टूडेंट, डीएमएलटी स्टूडेंट या कोई भी हेल्थ केयर वर्कर हो, ये नॉलेज आपके करियर के लिए ज़रूरी है। रेड ब्लड ट्यूब का यूज़, वर्किंग प्रिंसिपल, टेस्ट, प्रिकॉशंस, सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं कुछ रियल लाइफ मिस्टेक्स और केस स्टडी भी शेयर करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रेड ब्लड ट्यूब होती क्या है। रेड ट्यूब एक ब्लड कलेक्शन ट्यूब है जिसमें क्लॉट एक्टिवेटर होता है। इसका मेन पर्पस होता है ब्लड से सीरम अलग करना। जब हम ब्लड इस ट्यूब में लेते हैं तो क्लॉट एक्टिवेटर ब्लड को क्लॉट बनाने में हेल्प करता है और फिर सेंट्रीफ्यूज करके सीरम सेपरेट कर सकते हैं। रेड ब्लड ट्यूब या तो ग्लास की बनी होती है या प्लास्टिक की। प्लास्टिक ट्यूब्स में क्लॉट एक्टिवेटर पार्टिकल्स कोटिंग के फॉर्म में होते हैं। ग्लास ट्यूब्स नेचुरली क्लॉट प्रमोट करते हैं, इसलिए उनमें एक्स्ट्रा एडिटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ ट्यूब्स में सिलिका पार्टिकल्स यूज होते हैं क्लॉट एक्टिवेटर के लिए। तो चलिए अब समझते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। जब ब्लड रेड ट्यूब में आता है, क्लॉट एक्टिवेटर ब्लड के प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है। प्लेटलेट के दिमाग में आता है कि भाई क्लॉट बनाओ, जल्दी पार्टी शुरू करते हैं। फिर प्लेटलेट्स क्लॉटिंग फैक्टर्स को ट्रिगर करते हैं और कुछ ही मिनट में एक सॉलिड क्लॉट बन जाता है। सेंट्रीफ्यूज से क्लॉट सेटल हो जाते हैं और ऊपर सीरम निकलता है, जो टेस्टिंग के लिए यूज होता है। ये है ब्लड जो हमारे हाथ में है और ये है क्लॉटिंग फैक्टर्स। और जब हमें चोट लग जाती है तो कुछ इस तरीके से निशान पड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाता है और हमारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं रेड ट्यूब में कौन कौन से टेस्ट लगते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल, हार्मोनल एसेस, सीआरपी, इलेक्ट्रोलाइट टेस्टिंग एंड इलेक्ट्रोलाइट टेस्टिंग, विटामिन डी, विटामिन B12 लेवल्स। तो बेसिकली जितने भी सीरम बेस्ड टेस्ट्स होते हैं उनके लिए रेड ब्लड ट्यूब का यूज़ होता है। सैंपल कलेक्शन करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहले पेशेंट की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करनी है। वेन सेलेक्ट करनी है, जैसे मीडियल क्यूबाइटल वेन। नीडल और वैक्यूटेनर होल्डर का यूज़ करके ब्लड ड्रॉ करना है। ब्लड भरने के बाद ट्यूब को जेंटली 5 से 6 बार इन्वर्ट करना है क्लॉट एक्टिवेटर के मिक्स होने के लिए। रेड ब्लड इतना ज़्यादा मल्टीटास्किंग है कि जितना मैं अपनी मम्मी का काम संभालते वक्त मल्टीटास्किंग करती हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें रिपोर्ट एक्यूरेसी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अब हम आते हैं इसकी सावधानियों में। हमें इसको करते वक्त क्या क्या सावधानी करनी चाहिए, जैसे कि ब्लड को फोर्स से नहीं खींचना, ट्यूब को टाइम पर इन्वर्ट करना, ओवर फीलिंग या अंडर फीलिंग अवॉइड करना, ब्लड क्लॉट होने के बाद सेंट्रीफ्यूजेशन करना, अप्रॉक्स 30 मिनट्स तक रूम टेम्परेचर पर रखना बिफोर सेंट्रीफ्यूज। अब तो आप पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे इतना सारा घिसा पिटा मेरे सुनने के बाद, तो अब कुछ फ़नी बातें करते हैं। जैसे कि आप जब ट्यूब को चेक करोगे तो ना ब्लड बोलेगा कि मैं तो टूट गया, तो अब क्या करोगे। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को रेड ट्यूब की तरफ फुल एनर्जी के साथ प्रेस कर देना और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरी वीडियो आपके चैनल तक पहुंच सके। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट की
रेड ट्यूब सैंपल को प्रॉपर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करना भी ज़रूरी है। सीरम सैंपल्स को ज़्यादा देर तक रूम टेम्परेचर पर नहीं रखना चाहिए। अगर तुरंत टेस्टिंग नहीं हो सकती तो सैंपल को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट करते वक्त सैंपल्स को टाइटली बंद करके लीक प्रूफ बॉक्स में भेजना चाहिए। कहते हैं कि एक छोटी सी गलती बड़ा कांड कर देती है, और यहाँ गलत सीरम ने पूरा रिपोर्ट का बैंड बजा दिया था। तो चलिए देखते हैं अब इसमें कौन कौन से मिस्टेक्स हो सकते हैं। जैसे कॉमन मिस्टेक्स जो रेड ट्यूब के ब्लड कलेक्शन में होती है। ब्लड ड्रॉ करते वक्त एयर बबल्स नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। गलत ट्यूब सीक्वेंस फॉलो करना ड्यूरिंग मल्टीपल ट्यूब कलेक्शन। हीमोलाइसिस होने की वजह से सीरम का पिंक कलर आ जाना। इन जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कैसे एयर बबल्स आ रहे हैं, जिसके कारण हमारी वेंस में ब्लॉकेज आ रहे हैं। तो इस कारण सावधानी बरतनी चाहिए, हमें एयर बबल्स नहीं आने देना चाहिए। और अगली सावधानी ये आती है कि हमें गलत ट्यूब सीक्वेंस फॉलो भी नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग मल्टीपल ट्यूब कलेक्शन, क्योंकि अगर हम रेड की जगह येलो यूज़ करते हैं तो उसमें भी हमारा जो रिज़ल्ट है वो गलत। यहाँ पे कोई गलती अलाउ नहीं है। आपको एक ऐसी ही स्टोरी बताती हूँ। एक बार हुआ क्या, एक टेक्नीशियन ने ब्लड कलेक्ट किया था और ट्यूब को शेक कर दिया था इन्वर्ट करने के बजाय। रिजल्ट क्या हुआ, सैंपल हीमोलाइज्ड हो गया और सीरम का कलर पिंकिश आ गया। जब रिपोर्ट बनी तो वैल्यूज एबनॉर्मल आ गई, पेशेंट को गलत ट्रीटमेंट मिल गया। और एक पेशेंट को गलत मेडिसिन मिल सकती है, प्रोवाइड करवा सकती है, जिससे उसके हेल्थ में प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा और डिजीज़ है वो और आगे बढ़ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। बताना आप नेक्स्ट किस ट्यूब पर डिटेल वीडियो देखना चाहोगे, पर्पल, ग्रीन या ब्लू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू।